नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का विद्यापति गुरुकुल में। मेरा नाम राहुल। मैं आपको साइंस विषय के बारे में पढ़ाऊंगा। पहले हमने जो पिछली कक्षाएं की उनमें हमने पढ़ा गति तथा गति के प्रकार, और कल हमने पढ़ा हमारा जो बल तथा दाब वाला अध्याय है उसके बारे में। आज हम नए अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है ध्वनि। सबसे पहले तो हम जो इसमें टॉपिक्स अध्ययन करेंगे उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा ध्वनि। जो टॉपिक है उसके बारे में, ध्वनि क्या है। पहला जो हमारा टॉपिक है, ध्वनि क्या है। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंदर ध्वनि से संबंधित पद। तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा इसमें ध्वनि से संबंधित पदों के अंदर अगर हम बात करें तो आयाम है, आवर्तकाल है, तरंगदैर्घ्य है और आवृत्ति है। इन सभी के बारे में, ध्वनि से संबंधित जो पद हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ध्वनि के तीव्रता के आधार। उसके बाद हम पढ़ेंगे संगीत, शोर व संगीत के बारे में। उसके बाद इसी के बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर जो हमारे महत्वपूर्ण अन्य टॉपिक्स हैं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। ध्वनि क्या है, ध्वनि से संबंधित पद क्या है, और ध्वनि के तीव्रता के आधार, और शोर व जो ये हमारा टॉपिक है इसमें संगीत के बारे में। उसके बाद जो हमारी प्राश्रव्य ध्वनि है उनके बारे में, प्राश्रव्य ध्वनि के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के बारे में। उसके बाद हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं प्राश्रव्य जो ध्वनि है उसका प्रयोग। सातवां हम पढ़ेंगे प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग। तो ये हमारे इस अध्याय के अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक है, नोट करो एक बार इसको। इसको नोट करेंगे सभी कि जो ये हमारी ध्वनि है ये क्या होती है, ध्वनि से संबंधित पद क्या है, ध्वनि के सर्वथा के आधार, शोर व संगीत के बारे में, प्राश्रव्य ध्वनि, ध्वनि प्रदूषण, प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग। तो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ध्वनि। तो बात करते हैं ध्वनि क्या है। अगर मैं सरल शब्दों में बात करूं तो हमारे कानों के द्वारा सुनी जाने वाली आवाज़ ही ध्वनि है। ये सरल भाषा है। अगर मैं सबसे सरल भाषा की बात करूं, परिभाषा की बात करूं ध्वनि की, तो हमारे कानों के द्वारा सुनने वाली, सुनी जाने वाली आवाज़ को ही हम ध्वनि कहते हैं। तो ये हमारी जो परिभाषा है ये अधूरी है। इ- अगर हम इसकी प्रॉपर परिभाषा की बात करें तो प्रॉपर परिभाषा की बात करते हैं तो प्रॉपर परिभाषा में हमारा जो है क्या आता है, ध्वनि। ध्वनि के बारे में अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ध्वनि का जो हमारा आज का परिभाषा है, सबसे पहले तो हम ध्वनि की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। ध्वनि की परिभाषा, ध्वनि क्या है, देखते हैं।
तो ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है, लिखेंगे ध्वनि ऊर्जा का रूप है जो कंपन के कारण कंपन के कारण उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती। सबसे पहले ध्वनि की परिभाषा, यानी ध्वनि क्या है। ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे उष्मा। उष्मा भी एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा यानी कि जो हमारी एनर्जी है उसी का एक रूप है। ध्वनि भी एक ऊर्जा का रूप है जो कंपन के कारण उत्पन्न होती है। सबसे पहले ये आपको समझ आना चाहिए कि ध्वनि क्या है। ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जो कंपन के कारण उत्पन्न होती है। सबसे मुख्य बात ये थी। अब दूसरा टॉपिक है ध्वनि का संचरण का माध्यम। अगर इसको आप कंपन, यानी कि कंपन के बिना ध्वनि नहीं सुनाई देगी। जब भी किसी चीज़ में कंपन होता है उसी के द्वारा ही क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। कंपन के बिना ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ध्वनि ऊर्जा का रूप है जो कंपन के कारण उत्पन्न होती है। अब जो ध्वनि ध्वनि है, जो ध्वनि के संचरण का माध्यम, चरण माध्यम, तो हम बात कर रहे हैं ध्वनि के संचरण के माध्यम की। संचरण का मतलब होता है फैलना, यानी कि ध्वनि कैसे फैलती है, किस में सबसे तेज होती है। तो ध्वनि के संचरण के माध्यम की अगर मैं बात करूं तो हमारे पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस, तीनों जो माध्यम है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो ध्वनि है वो किसी भौतिक माध्यम के बिना गति नहीं करती है, वो आगे नहीं बढ़ती है। उसको ध्वनि को संचरण के लिए, ध्वनि को आगे जाने के लिए किसी एक भौतिक किसकी एक भौतिक माध्यम की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आपको ध्वनि का संचरण कराने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, भौतिक माध्यम। तो भौतिक माध्यम हमारे पास क्या होते हैं, ध्वनि का संचरण करवाने के लिए सबसे जरूरी है भौतिक माध्यम। तो भौतिक माध्यम क्या होते हैं, भौतिक माध्यम होते हैं जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस। तो ये भौतिक माध्यम है हमारे जिनके द्वारा ध्वनि है जो वो गति करती है, या तरंग है जो ध्वनि की जो तरंगे हैं वो गति करने का काम करती है, ध्वनि तरंगों के रूप में गति करती है। इसके बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्वनि है जो उसको सबसे पहले तो माध्यम की जरूरत है। निर्वात में ध्वनि है जो वो गमन नहीं करती है। तो ध्वनि को गमन करने के लिए, गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो वो माध्यम क्या होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। तो जो ध्वनि का वेग है या विस्थापन है या तय की गई दूरी है, जो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। ऐसे पूछा जा सकता है ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, ठोस में होता है। और जो ध्वनि का सबसे कम संचरण है, या आप कह सकते हो ध्वनि की जो सबसे कम चाल है, ध्वनि की चाल या वेग भी कह सकते हो आप, सबसे कम गैसों में होती है। किसमें होती है, गैसों में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ध्वनि है, ये इंपॉर्टेंट करने वाले पॉइंट है। जो ध्वनि का वेग है सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है या किस भौतिक अवस्था में होता है। तो हमारा सबसे ज़्यादा भौतिक अवस्था में ठोस के अंदर ध्वनि का क्या होता है, वेग सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे कम जो वेग है वो गैसों के अंदर होता है। गैसों के अंदर सबसे कम होता है ध्वनि का वेग, और सबसे ज़्यादा होता है हमारा ठोस के अंदर। ये थे हमारे भौतिक माध्यम। तो भौतिक माध्यम से आप परिचित हो गए होंगे। ध्वनि के बारे में हमने पढ़ा कि ध्वनि क्या है और ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, कंपन के कारण उत्पन्न होती है।
ठीक है, उसके बाद ध्वनि के संचरण का माध्यम पढ़ा। ठीक है, ध्वनि के जो संचरण का माध्यम है, भौतिक माध्यम होते हैं जो ठोस द्रव गैस है। और ध्वनि का जो वेग की या चाल की जो सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोसों में होता है या गैसों में होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अभी हम अगला जो ध्वनि ही हमारा पाठ रहेगा, लेकिन अगला जो टॉपिक है वो है हमारा, पहला ये टॉपिक था हमारा ध्वनि क्या है, दूसरा टॉपिक था ध्वनि के संचरण के माध्यम। अभी हम पढ़ने वाले हैं ध्वनि से संबंधित पद। ध्वनि से संबंधित पद। ध्वनि से संबंधित पद हम पढ़ेंगे। ध्वनि के से संबंधित पदों को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो ध्वनि है वो एक, मतलब आप कह सकते हो कंपन करती हुई चलती है, कंपन के रूप में गति करती है। तो ध्वनि से संबंधित पदों में हमारा सबसे पहले साम्य स्थिति का आपको पता होना चाहिए। साम्य, सौम्य या साम्य स्थिति। साम्य स्थिति क्या होती है? तो सबसे पहले साम्य स्थिति की मैं बात करूं, तो जो साम्य स्थिति होती है वो एक बिंदु के, जब कोई भी वस्तु इधर उधर गति करती है तो वो उसकी साम्य स्थिति क्या है, वो बिंदु है। जो एक बिंदु है, मान लेते हैं जैसे घड़े के अंदर पेंडुलम होता है, लोलक होता है, जो वो एक घड़े के अंदर या घंटे के अंदर आप देखोगे तो वो एक निश्चित बिंदु से उसका संबंध होता है, बंधा होता है, और वो क्या करता है, अपने इधर उधर गति करता है। तो वो उसकी साम्य स्थिति क्या है, वो एक बिंदु, उसकी साम्य स्थिति एक बिंदु। तो गति, ध्वनि की जो तरंग है, ध्वनि की जो तरंग है वो कैसे गति करती है, मान लेते हैं हमारा ये है साम्य स्थिति है ये। ठीक है, जो ध्वनि की तरंगे हैं वो इस टाइप से गति करती है। ठीक है, तो ये है इसकी साम्य स्थिति, ये है, ये हमारी साम्य स्थिति है। यानी कि जो ध्वनि की तरंग है वो एक मूल बिंदु को रख करके, एक बिंदु, स्थिर बिंदु को रख करके उसके चारों ओर गति करती है। यानी कि जो ध्वनि की तरंगे हैं वो हमारी एक बिंदु होता है, यानी कि एक साम्य स्थिति होती है, उसके इधर इर्द गिर्द या इधर उधर गति करती है। तो हमारे साम्य स्थिति से आप परिचित हो गए होंगे। साम्य स्थिति होती है एक फिक्स स्थिति, यानी कि एक स्थिर बिंदु। साम्य स्थिति एक स्थिर बिंदु। तो इसके बारे में अगला शब्द जो हम पढ़ेंगे, तो साम्य स्थिति का पहला हमारा जो है, और दूसरा अभी हमने साम्य स्थिति पढ़ी आयाम। आयाम क्या होता है? आयाम से कई सारे बच्चे पहले ही घबरा जाते हैं, उनको समझ में नहीं आ जाता आता आयाम क्या है। तो आयाम के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका कंफर्म हो गया साम्य स्थिति क्या है। तो साम्य स्थिति पढ़ने से पहले एक बार मैं समझा देता हूँ आयाम की परिभाषा, फिर आप अपने आप भी नोट कर सकते हैं, हालांकि समझते हैं। देखो, जैसे ये हमारी क्या है, साम्य स्थिति है, और हमें पता है कि जो ध्वनि की तरंगे हैं, जो ध्वनि की तरंगे हैं वो क्या करती है, गति करती है। कहाँ गति करती है? अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर, साम्य स्थिति के इधर उधर। जैसे मान लेते हैं ये ध्वनि की कोई तरंग है, वो ऐसे गति करेगी, ये इसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक चक्र पूर्ण कर लिया। किसने किया? गति, जो हमारी ध्वनि है, ध्वनि की तरंग ने एक चक्कर अपना पूरा किया यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन वो, उसने जो दूरी तय की है, या उसने जो तरंग है हमारी, वो कुछ ऊंचाई तक जाती है, कुछ ऊंचाई तक जाती है, जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, उसकी ऊंचाई बोलते हैं। कुछ ऊंचाई तक जाती है गति, जो ध्वनि की तरंग है वो कुछ ऊपर जाती है। क्या जाती है? कुछ ऊपर जाती है, और इस ऊंचाई को ही हम आयाम बोलते हैं। जितनी ऊंचाई होगी उसकी, वही उसका आयाम है। यानी कि ध्वनि की तरंगों के द्वारा, ध्वनि की तरंग के द्वारा जो गति की जाती है, गति की ऊंचाई या तरंग की ऊंचाई, यानी कि यहाँ से कोई तरंग थी, वो जा रही है, इसको हम बोलते हैं आयाम। आयाम को हम ए से लिखते हैं, डिनोट किससे करते हैं? आयाम को ए से करते हैं। आयाम को हम ए से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक होता है मीटर। मात्रक क्या होता है? मीटर।
आयाम का मात्रक है जो वो होता है मीटर, ए से हम इसको लिखते हैं। ठीक है। आयाम क्या होता है, यानी कि जब हमारी साम्य स्थिति से जितनी ऊंचाई होगी, साम्य स्थिति से कंपन की हुई तरंग या साम्य स्थिति से गति करती हुई तरंग की ऊंचाई को हम आयाम कहते हैं। कि साम्य स्थिति से गति करती हुई तरंग की ऊंचाई को हम आयाम कहते हैं। और जो आयाम है, आयाम में जो ऊपर की तरफ गति करते हैं, ऊपर की तरफ गति करते हैं तो इसको हम स्रंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्रंग बोलते हैं। ऊपर की तरफ गति करती है तो स्रंग बोलते हैं, और नीचे जब ये होता है, नीचे भी होता है आयाम, तो जो साम्य स्थिति है इसके ऊपर आयाम होगा, इसकी ऊंचाई नीचे भी होगी, जो गहराई है इसकी, तो इसको बोलेंगे हम गरत। क्या बोलते हैं? नीचे वाला जब आयाम है जो नीचे होता है साम्य स्थिति से तो उसको बोलेंगे गरत, और जब उच्च ऊपर होता है उसको बोलते हैं स्रंग। तो ये आपको नोट करना है कि जो आयाम है, आयाम क्या है, आयाम को किससे लिखा जाता है। आयाम को ए से तो डिनोट किया जाता है, ए से तो लिखा जाता है, और जो इसका मात्रक है मीटर है। मीटर क्यों है इसका मात्रक? क्योंकि हमारा ऊंचाई मापते हैं हम। ऊंचाई का मात्रक क्या है? मीटर है। ऊंचाई मापने का काम करते हैं तो ऊंचाई का मात्रक मीटर है। ऊंचाई का मात्रक भी मीटर है। तो दूसरा हम पढ़ते हैं तरंग धैर्य, और तीसरा जो हम पढ़ते हैं तरंग धैर्य। तरंग धैर्य, तरंग धैर्य के बारे में पढ़ते हैं। अब जो हमने पढ़ा साम्य स्थिति के बारे में, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारी साम्य स्थिति है, इसके बारे में पढ़ा। साम्य स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो साम्य स्थिति में हमने पता है कि जो ध्वनि की तरंग है वो इस प्रकार से क्या करती है, गति करती है, गति करती है। तो यहाँ से लेकर के मान लेते हैं यहाँ एक चक्र पूर्ण हो जाता है, तो साम्य स्थिति के अनुसार साम्य स्थिति पर गति की जो ध्वनि की तरंग है उसके द्वारा एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी को हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तय की गई दूरी है ये, यानी कि ध्वनि की तरंग द्वारा, तरंग द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में, पूर्ण करने के लिए, करने के लिए तय की गई दूरी, तय की गई दूरी ही तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक है। तो ये क्या है, ध्वनि की तरंग द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने के लिए तय की गई दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है। लिखते किससे हैं? लैम्डा से। इसका मात्रक की अगर हम बात करें तो मात्रक मीटर ही होता है। मात्रक दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी का मात्रक होता है मीटर, होता है दूरी का मात्रक, तो इसका मात्रक भी मीटर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आयाम, आयाम के बारे में भी समझ में आया होगा। तरंग दैर्घ्य के बारे में भी, तरंग दैर्घ्य के बारे में भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य और आयाम, इन दोनों के बीच में आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तो आयाम भी पढ़ा हमने, ये हमारा ध्वनि से संबंधित पद है जो हमारे सामान्यतः पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं आवृत्ति की बात करते हैं आवृत्ति की। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, अब हम इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारी साम्य स्थिति है। हमको पता है, क्या पता है, कि जो हमारी तरंग है, जो ध्वनि की तरंग है, वो अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर गति करती है। तो साम्य स्थिति के इधर उधर गति करती है। ठीक है। मान लेते हैं इसको, क्या, इसने एक सेकंड में जितने चक्कर पूरे किए, लेते हैं एक चक्कर यहाँ पे पूरा हो गया इसका, एक यहाँ पे दो, तो मान लेते हैं 2 सेकंड में, मतलब 2 चक्कर पूरे किए हैं इन्हें 1 सेकंड में या 10 सेकंड में। जितने समय में, जितने समय में
क्या किया इसने, ये जो 1 सेकंड में जितने चक्कर पूरे किए हैं इसने, ध्वनि की जो कंपन की गति है, या जो ध्वनि कंपन करती है उसकी गति है, ध्वनि के कंपन करने की गति 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे करती है उसको आवर्ती कहते हैं। 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की जो है वो 1 सेकंड में उसको मापते हैं संख्या, यानी कि 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या को हम आवर्ती कहते हैं। यानी कि आवर्ती वैसे तो बार बार दोहराना होता है, तो 1 सेकंड में कितनी बार इसने कंप्लीट चक्र किए उनको हम इसकी आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का जो मात्रक होता है, आवर्ती को हम कई जगह आपको n मिलेगा, n से डिनोट करते हैं या स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ये डिनोट करने का आपको पता होना चाहिए। आवर्ती को किससे लिखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आवर्ती को f से भी डिनोट करते हैं या स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, आवर्ती का जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज होता है हर्ट्ज, और इसको हम नोट करते हैं एच जेड से। ये हर्ट्ज है जो ये है क्या है, मात्रक है किसका, आवर्ती का। तो ये चीज़ें हमने पता होनी चाहिए, आवर्ती क्या है और इसका मात्रक क्या है। हर्ट्ज के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। हर्ट्ज के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, हर्ट्ज के बारे में। हर्ट्ज क्या है, एक आवर्ती को मापने की इकाई है, ठीक है। तो उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है आवर्तकाल। आवर्तकाल के बारे में पढ़ते हैं। आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल है, आवर्तकाल क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं, वही उसके द्वारा समझेंगे साम्य स्थिति के अनुसार। तो आवर्तकाल है समय, यानी कि आवर्ती को पूरा करने में या कंपन की गति या चक्कर को पूरा करने में लगा समय, जो हमारी साम्य स्थिति है। जैसे ये मान, तो इसको यहाँ मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक चक्कर जो पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्तकाल। आवर्तकाल को हम टी से डिनोट करते हैं क्योंकि टाइम होता है, और इसका मात्रक है जो वो होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड। आवर्तकाल का मात्रक यानी कि एक चक्र को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल होता है, और इसको हम टी से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक है सेकंड। ये आपको ध्यान रखना, सेकंड के अंदर हम इसको आवर्तकाल को मापने का काम करते हैं, ठीक है। अब आवर्तकाल और आवर्ती के बीच में संबंध, आवर्तकाल व आवर्ती के बीच में, आवर्ती के बीच संबंध, क्या संबंध है, आवर्तकाल और आवर्ती के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल और आवर्ती के बारे में संबंध। जो ये इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि व्युत्क्रम होता है आवर्ती का आवर्तकाल। अगर मैं बात करूं आवर्तकाल की, आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवर्ती, 1/आवर्ती। या इसका अपोजिट की अगर मैं बात करूं, आवर्ती बराबर होती है, आवर्ती बराबर होती है 1/आवर्तकाल। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आवर्तकाल और आवर्ती के बीच में संबंध है। आवर्तकाल और आवर्ती के बीच में संबंध क्या है, आवर्तकाल, आवर्तकाल हमेशा आवर्ती का, आवर्ती का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम होता, ठीक है। आवर्तकाल को हम टी से डिनोट करते हैं, वही आवर्ती को हम एफ से डिनोट करते हैं। आवर्तकाल काल को टी से डिनोट करते हैं, टी से टी लिखते हैं, जबकि
आवर्ती को हम स्मॉल एफ से, ठीक है। तो ये है हमारा आवर्तकाल के बारे में डाउट है किसी को? तो आवर्तकाल और ये है आवर्ती, इसके बारे में आपको संबंध के बारे में हमने व्याख्या की कि आवर्तकाल क्या होता है, आवर्ती क्या होती है, इन सभी के बारे में बात की। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करते हैं, अगले टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो आप ध्वनि के जो है ये आप नोट करोगे। उसके बाद अगर हम बात करें ध्वनि के अभिलक्षण, ठीक है, या हमने ध्वनि के अभिलक्षण, तो ध्वनि का जो अभिलक्षण है पहला हमारा है ध्वनि का प्रबलता। क्या है? प्रबलता। प्रबलता। तो प्रबलता क्या होती है? ध्वनि की प्रबलता। तो ध्वनि की प्रबलता के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये ध्वनि के अभिलक्षण है, ध्वनि की प्रबलता। तो जब ध्वनि के गति करते से कंपन कंपन की गति से परिचित परिचित होते होते कि ध्वनि धीमी धीमी या उच्च उच्च है। तो ध्वनि की तीव्र जो ध्वनि की जो गति आप जो ये कंपन करते हुए कि जो ध्वनि की गति है, जो ध्वनि की कंपन है वो गति करती है, तो उसकी जो धीमी है आवाज़ या ऊंची आवाज़ है उसके बारे में हम बात करते हैं, तो वो होती है प्रबलता। प्रबलता को हम सामान्यतः डेसिबल में मापते हैं कि ध्वनि कितने प्रबल है, ठीक है। ध्वनि की जो प्रबलता है उसको डेसिबल में डिनोट किया जाता है ध्वनि की प्रबलता के बारे में, ठीक है। तो ध्वनि की जो प्रबलता की इकाई है वो है डेसिबल। ध्वनि की जो प्रबलता की इकाई है वो है डेसिबल। इकाई क्या है ध्वनि की प्रबलता की? डेसिबल। डेसिबल जिसको हम डी से डी भी लिखते हैं हमारे। तो डेसिबल में ध्वनि की प्रबलता को मापा जाता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता। तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता जब हम ध्वनि मोटे पतले पतले होने की होते थे तो उसे तीव्रता कहते हैं। तीव्रता से, ठीक है। तीव्रता या इसका ही एक दूसरा तारतव भी हम कह सकते हैं इसको, जो है तारतव। तारतव, ये इसकी परिभाषा भी मान सकते हो कि ध्वनि मोटी है या पतली है। ध्वनि मोटी है या आवाज़ बोलते हैं मोटी है या पतली है, इसको बोलते हैं। और तीव्रता तेजी से बोलते हैं, यानी कि ध्वनि की जो तेजी कितनी है, ध्वनि तेज कितनी है, तीव्र कितनी है, तो मोटी है या पतली है, उसको तारतव कहते हैं। ध्वनि मोटी है या पतली है उसे
तारतव कहते हैं, तारतव कहते हैं। तो ये की परिभाषा सेम हो गई। तो ये था ध्वनि की तीव्रता के बारे में। अगला हमारा है गुणवत्ता, गुणता। जो अगला जो टॉपिक है हमारा गुणता, यानी कि इसकी जो हमारा है गुणता, यानी कि गुणवत्ता, क्वालिटी के बारे में। यानी कि ध्वनि, कोई कलाकार होता है, उसकी हम आवाज़ से ही बता देते हैं कि ये कितना पुराना कलाकार है, कितने पुराने गायन इसने गाए हैं। तो गुणता यानी ध्वनि की, ध्वनि विभेद, विभेद करने, करने का तरीका, तरीका। गुणता यानी कि उसकी क्वालिटी आप कह सकते हो, उसकी योग्यता। जैसे किसी, अगर कोई एक्सपीरियंस वाला गायक है, कलाकार है, तो उसमें जो ध्वनि की आवाज़ है उससे ही हम उसकी गुणता से ही पकड़ कर लेंगे कि ये अच्छा कलाकार है, ये अच्छा गायक है, इसकी गुणता है, जो इसकी क्वालिटी है जो अच्छी है। तो विभेद करने का तरीका है, यानी कि उसकी क्वालिटी के बारे में हमें बताता है। क्वालिटी यानी कि उसके अंदर कितनी योग्यता है, जैसे गायक की, गायक के गाने का तरीका, का तरीका। तो अब तारतव की बात करते हैं। तारतव क्या है? तारतव के विस्तार पूर्वक अगर हम अध्ययन करें, तारतव क्या है? तारतव वो बताता है कि किसी की फीमेल, या आपने देखा होगा कि जो तारतव है वो महिलाओं की आवाज़ में, लड़कियों की आवाज़ ज़्यादा नुकीली होती है, उनकी जो आवाज़ है ज़्यादा तिखी होती है लड़कों की उपेक्षा। लड़कों की आवाज़ थोड़ी भारी होती है, तो लड़कियों की जो आवाज़ है वो पतली होती है, और वो तारतव उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसको तारतव कह सकते हो आप। यानी कि जो ध्वनि है वो महिलाओं की या लड़कियों की जो है, उसकी जो आवाज़ है वो महिला और की और पुरुषों की अलग अलग होती है, वो तारतव के कारण होती है। तारतव आप कह सकते हो उसको। यानी कि जो महिला की आवाज़ है तिखी होती है, पैनी होती है, पुरुष की आवाज़ भारी होती है, वो तारतव है। गुणता क्वालिटी है। और तीव्रता आप डेसिबल में माप सकते हैं। जैसे शहरों के अंदर है जो 15 से, जो हमारी सांस लेने की गति है, तीव्रता है, जो सांस लेने की ध्वनि उत्पन्न होती है जब हम सांस लेते हैं इस प्रकार से, तो 15 से 20 डेसिबल जो हमारी तीव्रता होती है, किसकी? सांस लेने की गति की। तो इस प्रकार से डेसिबल में हम वैसे प्रबलता को मापते हैं, उसकी तीव्रता को भी हम डेसिबल के द्वारा ही पहचान करते हैं। तो ये हमारे ध्वनि के अभिलक्षण। ध्वनि के अभिलक्षण में आपको ध्यान रखना है, प्रबलता है, तीव्रता है, तारतव्य, गुणता है। तो इनके बारे में विस्तार पूर्वक हमने अध्ययन किया कि ध्वनि के अभिलक्षण क्या है, ध्वनि क्या क्या अभिलक्षण दिखाने का काम करती है, ये ध्वनि के अभिलक्षण है। यानी कि ध्वनि, अगर जैसे कलाकार है उसकी गुणता, क्वालिटी के बारे में हम बात करें, तो अगर कोई पुराना कलाकार है तो उसकी जो है ध्वनि हम पहचान लेते हैं अलग से। तो ये था हमारा ध्वनि के अभिलक्षण। और अगला, अभी नोट करो इसको। तो ये था हमारा। अब आगे हमारी सर्वव्यता की परिसीमा। अगला टॉपिक है हमारा सर्वव्यता की, सर्वव्यता की परिसीमा। तो सर्वव्यता की परिसीमा पहले हमारी आ जाती है अवसर्वय ध्वनि। अवसर्वय ध्वनि, अवसर्वय ध्वनि के बारे में हम पढ़ते हैं। अवसर्वय ध्वनि वो होती है जो हमारे कानों के द्वारा सुनाई नहीं देती, या हम हर्ट्ज में इसका मान निकालेंगे, क्योंकि जो हम आवृत्ति है उसको हर्ट्ज में मापते हैं। तो जिस जिस ध्वनि की आवृत्ति, आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम की होती थी, वह अवसर्वय ध्वनि कहलाती है। अवसर्वय ध्वनि
कहलाती है। ठीक ठीक है, ये प्रास है 20 हर्ट्ज से कम की होती है, जैसे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से उत्पन्न ध्वनि, उत्पन्न ध्वनि, या व्हेल की ध्वनि है, हाथी की ध्वनि है, व्हेल की आवाज़। तो ये सारी आवाज़ें हैं जो हमारी अवश्रव्य ध्वनि होती है, जो हमारे कान सुन नहीं सकते, जिसका प्रास है जो हमारी श्रवण क्षमता से कम होता है। आगे हम पढ़ते हैं दूसरा, श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि, जिसको सुनने के लिए हमारे कान योग्य होते हैं, जो ध्वनि प्रास, ध्वनि का जो प्रास है, प्रास होता है न्यूनतम से अधिकतम के बीच का। ठीक है, जो ध्वनि प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक तक की ध्वनि को हम श्रव्य श्रव्य ध्वनि कहते हैं। यानी कि जो हमारे कानों के द्वारा आसानी से ध्वनि सुनाई दे सकती है, उसको हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। श्रव्य ध्वनि में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवर्ती वाली ध्वनि है, उसको हम आसानी से सुन सकते हैं। जो ध्वनि हम अपने कानों के द्वारा आसानी से सुन सकते हैं वो श्रव्य ध्वनि है। और उसकी अगर हम आवर्ती की बात करें तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के जो बीच की ध्वनि है, उसको हम अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अब हमारा तीसरा आ गया प्राश्रव्य ध्वनि। प्राश्रव्य प्राश्रव्य ध्वनि, प्राश्रव्य ध्वनि क्या है? तो प्राश्रव्य ध्वनि है 20,000, जिस ध्वनि की आवृत्ति लिखोगे आगे, जिस ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, अधिक होती है, उसे हम प्राश्रव्य ध्वनि, प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो जो ध्वनि है जिसका हम बात करें 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि है, उसे हम प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। प्राश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि होती है, जो हमारे कानों के द्वारा सुनाई नहीं देती। इसको सामान्यतः कुत्ते महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये हमें सुनाई नहीं देती है। तो ये है 20 हर्ट्ज की ध्वनि, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि है जो प्राश्रव्य ध्वनि कहलाती है। इनको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कहते हैं, अल्ट्रासाउंड में प्रयोग की जाती है। सोनार इसी ध्वनि का प्रयोग करता है सोनार के लिए। ये प्रश्न आ सकता है, सोनार में किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? प्राश्रव्य ध्वनियों का सोनार में प्रयोग प्रयोग किया जाता है। जो हमारी प्राश्रव्य ध्वनि है उसका सोनार में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्राश्रव्य ध्वनि के प्रयोग पढ़ लेते हैं अभी। इसको नोट करो, प्राश्रव्य ध्वनियों के प्रयोग पढ़ेंगे हम। प्राश्रव्य ध्वनि के प्रयोग, ये हो गया। प्राश्रव्य ध्वनि के प्रयोग, प्राश्रव्य तरंगे भी कह सकते हैं, प्राश्रव्य तरंगे। प्राश्रव्य ध्वनि हम तरंगे हमने करी, तरंगों का प्रयोग या अनुप्रयोग भी कह सकते हो आप। तो इनका जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है? सबसे पहले तो जो प्राश्रव्य ध्वनि हैं उनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं ये डिनोट करेंगे। प्राश्रव्य ध्वनि क्या होती है, सबसे पहले तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्राश्रव्य ध्वनि क्या होती है? तो इससे हम समुद्र की गहराई का पता लगा सकते हैं। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग। तो पहला है हमारा संकेत भेजने के लिए, संकेत भेजने भेजने के लिए
दूसरा, समुंदर, समुंदर की गहराई, गहराई का पता लगाने के लिए, पता लगाने लगाने के। तीसरा हमारा, सोनार विधि में, सोनार, या आप कह सकते हो सोनार विधि को आप कह सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव या अल्ट्रासाउंड करने के लिए, जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड, उसमें भी प्रयोग किया जाता है। जो मादा के अंदर, मादा के पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसकी धड़कन महसूस करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं सोनार में। ठीक है, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, मादा के पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसमें प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो है कपड़े के अंदर जो हमारे निशान लग जाते हैं या कपड़ों की सफाई है तो भी इसका प्रयोग करते हैं। और जो जल के अंदर रोगाणु होते हैं, पानी, पानी के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए, कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए, करने करने के लिए भी प्राश्रव्य ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करते हैं, ध्वनि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है इसमें एक रह गया था हमारा भूकंप, भूकंप की तरंगे। तो ये हमारा हो गया। तो अभी हम करते हैं भूकंप की तरंगे। भूकंप की तरंगे, भूकंप की तरंगे क्या होती है? पृथ्वी, पृथ्वी की सतह, सतह के कंपन, कंपन के कारण, कारण भूकंप आते हैं, भूकंप, भूकंप आते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह है जो उसमें कंपन हो जाता है, वही कारण है भूकंप का। तो भूकंप की तरंगे हैं जो किस प्रकार की होती है? सिस्मिक तरंगे होती हैं। भूकंप, भूकंप की तरंगे, तरंगे कैसी तरंगे होती है? सिस्मिक तरंगे होती है, सिस्मिक तरंगे, सिस्मिक तरंगे होती है। तो सिस्मिक तरंगे हैं तो इनको मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। मापक यंत्र, मापक यंत्र, सिस्मोग्राफ। क्या है? सिस्मोग्राफ। तो ये इम्पोर्टेंट है। भूकंप की तरंगों को किसके द्वारा मापा जाता है? भूकंप की तरंगे कौन सी तरंगे होती है? वो सिस्मिक तरंगे होती है, और उसको मापने के लिए यंत्र कौन सा होता है? सिस्मोग्राफ होता है। ये आपको ध्यान रखना है। भूकंप की जो तरंगे हैं उनको मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। भूकंप की तरंगों को मापने का यंत्र है जो सिस्मोग्राफ है। अभी हम हमारा अगला टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ध्वनि, शोर और संगीत। शोर व संगीत, शोर व संगीत। तो शोर क्या होता है? शोर के बारे में बात करते हैं पहला। शोर, तो शोर क्या है? जो ध्वनि हमारे, हमारे कानों, कानों के लिए कष्टदायी होती है, कष्टदायक होती है, कष्टदायक होती है, होती है, उसे शोर कहते हैं, शोर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक संगीत। संगीत आप सभी ने सुने ही होंगे। संगीत के बारे में बात करते हैं। संगीत क्या है? संगीत गाना, यानी कि जो
ध्वनि हमारे कानों के लिए प्रिय होती है, प्रिय होती है, होती है। उन्हें हम संगीत गीत कहते हैं। ठीक है, जो हमारे कानों के लिए जो ध्वनि प्रिय है उसे संगीत कहते हैं, और जो हमारे कानों के लिए कष्टदायक है उसे शोर कहते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के बारे में बात करें तो ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण भी एक प्रकार का कष्ट ही है। जब हमारे हमारे कानों कानों के अंदर अप्रिय ध्वनि अप्रिय ध्वनि आती है तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण प्रदूषण कहते हैं कहते तो जो ये शहरों में आप देखोगे ज़्यादातर वाहनों की वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। जो वाहन हैं उनके जो हॉर्न हैं उनकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है शहरों में। कारण आपसे पूछा जा सकता है, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है जो वाहनों वाहनों के हॉर्न की वजह से हॉर्न की वजह से। तो इसके लिए हमारे शहरों में लगभग जो हमारे शहरों में 90 से 95 डेसिबल 90 से 95 की ध्वनि है जो वो हमारे शहरों में जो हॉर्न है इसके लिए अलाउड है। यानी कि हॉर्न बजाने के लिए हमारे जो वाहन है उसके अंदर जो इतने डेसिबल का हॉर्न लगा होना चाहिए 90 से 95 का। लेकिन कई बार ये प्रदूषण है ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रदूषण ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसकी जो ध्वनि है 120 डेसिबल से 140 डेसिबल तक हो जाती है। तो शोर प्रदूषण इसको कहेंगे, जब हमारी ध्वनि की जो डेसिबल है जो ध्वनि का वो ज़्यादा हो जाता है। हालांकि एक हमारा जो है महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, एक हमारा महत्वपूर्ण संगठन है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक हमारा महत्वपूर्ण जो संगठन है डब्ल्यू एच ओ, इसके बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाइडलाइन जारी की थी ध्वनि प्रदूषण के लेकर के। ध्वनि प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए इसने जो हमें डेसिबल में बताया था कि कितने डेसिबल की जो ध्वनि है वो प्रदूषण का कारक होती है, इसके अनुसार जो है ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो 45 से 60 डेसिबल से 45 से 60 डेसिबल डेसिबल से अधिक अधिक डेसिबल की डेसिबल की ध्वनि 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 प्रदूषण कहलाती है। ध्वनि प्रदूषण प्रदूषण होती है कहलाती है। यानी कि जो हमारा डब्ल्यू एच ओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने बताया था कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। जो ध्वनि प्रदूषण अगर हमारी जो ध्वनि है उसकी डेसिबल 45 से 60 डेसिबल तक है, ध्वनि की जो मापने की इकाई है डेसिबल, ध्वनि अगर हमारे 45 से 60 डेसिबल तक है तो वो हमारा ध्वनि प्रदूषण नहीं है। लेकिन अगर इससे ऊपर की जो ध्वनि है, इससे अधिक की जो ध्वनि है 45 से 60 डेसिबल से अधिक की ध्वनि, वो ध्वनि प्रदूषण का कारक है। तो ये हमारा डब्ल्यू एच ओ ने बताया था। इस प्रकार से हमारा जो आज का ध्वनि चैप्टर है वो हो गया समाप्त। तो ध्वनि चैप्टर हो गया समाप्त।
तो आज हमने इसके अंदर क्या क्या अध्ययन किया, एक बार हम उस पर विचार कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने पढ़ा ध्वनि क्या है, ध्वनि से संबंधित पदों के बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने पढ़ा ध्वनि के श्रव्यता के आधार, शोर व संगीत के बारे में पढ़ा, प्राश्रव्य ध्वनि के बारे में, ध्वनि प्रदूषण के बारे में, भूकंप के तरंगों के बारे में। इन सभी टॉपिकों के बारे में हमने इस अध्याय में पढ़ा। और आगामी जो हमारी परीक्षा होगी उसके अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक इसमें अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।